हेलो दोस्तों, अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं आप लोग के बीच यूजीसी नेट इन्वायरमेंटल साइंस का टॉपिक लेके आया हूँ। आज के लेक्चर में हम लोग यूनिट 3 का टॉपिक देखेंगे, इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में। आज हम लोग सिर्फ इकोसिस्टम स्ट्रक्चर को डिटेल में जानेंगे। पिछले लेक्चर में ह्यूमन इकोलॉजी एंड सेटलमेंट के बारे में हम लोग ने देखा था, स्पेसिएशन भी देखा था साथ में। तो आइए मैं आप लोग के बीच इकोसिस्टम स्ट्रक्चर शुरू करता हूं और ये अकॉर्डिंग टू सिलेबस है। ठीक है, तो इकोसिस्टम स्ट्रक्चर कहता क्या है? तो सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ इकोसिस्टम को हम लोग समझते हैं। एजी टांसले एक साइंटिस्ट थे जो इन्वायरमेंट इकोसिस्टम के बारे में अध्ययन करते थे। उनका कहना था, उन्होंने 1935 में एजी टांसले ने डिफाइन किया इकोसिस्टम को। कहा कि इकोसिस्टम एज ए बेसिक यूनिट ऑफ नेचर। इकोसिस्टम क्या है? नेचर का बेसिक यूनिट है। ठीक है, मतलब ये जो पूरा इंटायर नेचर है ना, उसका सबसे छोटा हिस्सा इकोसिस्टम है। कंपोज्ड ऑफ द सेट ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड फिजिकल फैक्टर फॉर्मिंग द इन्वायरमेंट, जिसके अंतर्गत ऑर्गेनिजम्स के कुछ सेट हैं, मतलब ऑर्गेनिज्म साथ में काम करता है, कुछ फिजिकल फैक्टर्स हैं, ये सबको जोड़ दे तब जाके इन्वायरमेंट का फॉर्मेशन होता है। ये एजी टांसले ने कहा था। उसके बाद आते हैं ओडम। ओडम का नाम आप लोग सुने होंगे। उन्होंने 1953 में डिफाइन किया कि बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। इकोसिस्टम को उन्होंने भी सेम बात कहा कि बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर, लेकिन उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया, जिसके अंतर्गत विच इंक्लूड ऑर्गेनिजम्स तो आते ही हैं, साथ में नॉन लिविंग इन्वायरमेंट भी आते हैं, और इन लोग एक साथ इंटरेक्टिंग करते हैं। ऑर्गेनिजम्स हो या नॉन लिविंग इन्वायरमेंट एक साथ इंटरेक्टिंग करते हैं विथ अदर एंड इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर प्रॉपर्टीज़। दोनों एक साथ इंटरेक्टिंग करते हैं, दोनों एक साथ अपने प्रॉपर्टी को शेयर करते हैं, एंड बोथ नेसेसरी फॉर मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम। और ये दोनों बहुत ही ज़रूरी है। यदि सिस्टम को हमको डेवलपमेंट करना है, मेंटेन रखना है, तो दोनों के बीच में इंटरेक्शन बहुत ही ज़रूरी है। ये ओडम साहब ने 1953 में कहा था। ठीक, अब आते हैं 1971 में, फिर थोड़ा सा चेंज हुआ। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। पहले क्या होता था? बेसिक यूनिट ऑफ नेचर हो रहा था, लेकिन बाद में 1971 में जब थोड़ा स्टडी हुआ तो पता चला इकोसिस्टम क्या एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर है, जो रखता है ऑल द ऑर्गेनिज्म, चाहे वो कम्युनिटी हो या पॉपुलेशन बेस्ड हो, ऑल द ऑर्गेनिज्म इन ए गिवन एरिया इंटरेक्टिंग विद द फिजिकल इन्वायरमेंट। जितने भी ऑर्गेनिजम्स है किसी कम्युनिटी के, वो इंटरेक्ट करते हैं फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ, सो दैट द फ्लो ऑफ एनर्जी लीड्स टू क्लियरली डिफाइंड ट्रॉपिक स्ट्रक्चर, बायोटिक डाइवर्सिटी एंड मटेरियल साइकिल। जब इंटरेक्शन होता है और एनर्जी का जब फ्लो होता है, तो सीधा सा क्लियर सा फंडा यहाँ पे दिखाई देता है, और वो ट्रॉपिक स्ट्रक्चर को क्लियर करता है, या बायोटिक डाइवर्सिटी उसको भी क्लियर करता है, या मटेरियल साइकिल्स जो फूड चेन या एनर्जी फ्लो चल रहा है, सबको क्लियर करता है। ठीक है, तो पहले बताया गया बेसिक यूनिट ऑफ नेचर, बाद में बताया गया स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। ठीक है, तो ये अभी स्टार्टिंग है, इंट्रोडक्शन है। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब जानते हैं इकोसिस्टम स्ट्रक्चर और इकोसिस्टम फंक्शन को दो भागों में बांट रखा है मैंने। इकोसिस्टम स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट विद इन एन इकोसिस्टम। एलिमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसका ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, उसी को हम लोग इकोसिस्टम स्ट्रक्चर के अंतर्गत रखें। इसमें क्या होता है कि एक्सचेंज होता है किसका? मटेरियल का, एंड फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम। इसको हम लोग इसके बाद वाले लेक्चर में डिटेल से जानेंगे, इकोसिस्टम फंक्शन को। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग इकोसिस्टम स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो सबसे पहले इकोसिस्टम, इसी को इकोसिस्टम स्ट्रक्चर कहा जाता है, या इकोसिस्टम कंपोनेंट भी कह सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इकोसिस्टम स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आइए, इकोसिस्टम कंपोनेंट या स्ट्रक्चर को दो भागों में मैंने बांट रखा है, एबायोटिक, बायोटिक। अब एबायोटिक को भी मैंने दो भागों में बांट रखा है, क्लाइमेटिक एंड इडेफिक। ठीक उसी प्रकार बायोटिक को तीन भागों में बांट रखा है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर्स को कहा जाता है ऑटोट्रॉप्स, कंज्यूमर को कहा जाता है हेटेरोट्रॉप्स, डिकम्पोजर को कहा जाता है सेप्रोट्रॉप्स।
ठीक उसी प्रकार क्लाइमेटिक को मैंने 4 भागों में बांट रखा है, रेन, लाइट, विंड, टेम्परेचर। इडेफिक को मैंने 4 भागों में बांट रखा है, सॉइल, पीएच, मिनरल्स, टोपोग्राफी। इसको हम लोग डिटेल में जानेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये हम लोग सब जानते हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन हम लोग को जानना है कि कौन से स्ट्रक्चर किस कंपोनेंट के अंदर आते हैं। प्रोड्यूसर जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है इसको। कंज्यूमर हेट्रोट्रॉप्स जो दूसरे पे डिपेंड होते हैं। डिकम्पोजर सेप्रोट्रॉप्स जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को फीड करते हैं। अब आगे की तरफ जब बढ़ते हैं तो हेट्रोट्रॉप्स को 4 भागों में बांटा गया है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर और क्वाटरनरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर को हम लोग हर्बीवोर्स कहते हैं क्योंकि ये प्लांट लीव्स को ग्रहण करते हैं, खाते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर जिसको प्राइमरी कार्निवोर्स भी कहा गया है, ये हर्बीवोर्स को कंज्यूम करते हैं। टर्सरी कंज्यूमर और लार्ज कार्निवोर ये सेकेंडरी कंज्यूमर को कंज्यूम करते हैं। क्वाटरनरी कंज्यूमर जिसको ओमनीवोर्स भी कहा गया है, ये सब कुछ खाते हैं, इसके लिए कोई कमी नहीं है, ये सब कुछ खाते हैं। इस तरीके से इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर को बांटा गया है। अब थोड़ा डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं। इकोसिस्टम को 2 भागों में बांटा गया, एबायोटिक, बायोटिक। एबायोटिक को हम लोग नॉन लिविंग कहते हैं, बायोटिक को हम लोग लिविंग कहते हैं। अब जानते हैं कि एबायोटिक होता क्या है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन लिविंग मटेरियल्स, साथ में इडेफिक फैक्टर जो मैंने बताया है कि इडेफिक फैक्टर के अंदर सॉइल, पीएच, मिनरल, टोपोग्राफी एंड क्लाइमेटिक रीजन जिसमें लाइट, रेनफॉल, टेम्परेचर, ये सब चीज़ आते हैं, इसको हम लोग एबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। जैसे मैंने स्ट्रक्चर में आपको चार्ट दिखाया था, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर बायोटिक कंपोनेंट को लिविंग पार्ट कहा जाता है इकोसिस्टम को, और ये डिविजिबल है 2 मेजर कैटेगरीज, जिसमें आते हैं ऑटोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स को प्रोड्यूसर कहा गया है, हेट्रोट्रॉप्स को कंज्यूमर कहा गया है। अब थोड़ा इसको हल्का सा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। ऑटोट्रॉप्स जो होता है वो क्लोरोफिल बियरिंग ऑर्गेनिजम्स होता है। अब जानते हैं क्लोरोफिल प्लांट प्रोड्यूस करता है, विच प्रोड्यूस देयर ओन फूड, ठीक, बाय एसिमिलेटिंग द सोलर एनर्जी एंड मेकिंग यूज ऑफ द सिंपल इनऑर्गेनिक एबायोटिक सब्सटेंस। होता क्या है, जो प्लांट होता है वो क्लोरोफिल रखता है अपने पास, ठीक है, और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, जिसको हम लोग एसिमिलेटिंग ऑफ सोलर एनर्जी कहते हैं, वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में फूड का फॉर्मेशन करता है। किसके हेल्प से, कुछ इनऑर्गेनिक एबायोटिक सब्सटेंस के हेल्प से। हम लोग डिटेल में बाद में जानेंगे, वैसे हम लोग जानते हैं ये सब चीज़ पहले से, ठीक है, जिसमें आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन सब के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस के हेल्प से पेड़ अपना खाना स्वयं बनाता है। हेट्रोट्रॉप्स ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, जो अपना खाना खुद नहीं बनाता, वो दूसरे पे डिपेंड होते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि हेट्रोट्रॉप्स यहाँ पे 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं फैगोट्रॉप्स जिसको मैक्रो कंज्यूमर कहा जाता है, एक होते हैं सेप्रोट्रॉप्स जिसको माइक्रो कंज्यूमर्स कहा जाता है। तो दोनों को हम लोग डिटेल में जानते हैं। फैगोट्रॉप्स या मैक्रो कंज्यूमर, कि मैक्रो कंज्यूमर इंक्लूड करता है मेनली द एनिमल्स दैट इंजेस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स। मतलब मैक्रो कंज्यूमर का मतलब होता है कि ऐसे एनिमल्स जो अदर ऑर्गेनिजम्स को इंजेस्ट कर ले या कुछ ऑर्गेनिक मैटर को इंजेस्ट कर ले, जैसे कि स्नेल्स, घोंघा को हम लोग एग्जाम्पल में लेते हैं, ये इंजेस्ट करते हैं ऑर्गेनिक पार्टिकल्स, ये पानी के अंदर होता है। अब फैगोट्रॉप्स में भी हार्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर। फैगोट्रॉप्स जो होते हैं वो हार्बीवोर होते हैं, कार्निवोर होते हैं, ओमनीवोर होते हैं, ठीक है, जो एनिमल्स को डायरेक्ट खा जाते हैं, ठीक है। ये चार्ट में आप देख सकते हैं जो मैंने पहले बताया है। अब आते हैं सेप्रोट्रॉप्स जिसको माइक्रो कंज्यूमर कहते हैं। सेप्रोट्रॉप्स आते हैं बैक्टीरिया, फंजाई, ये डिकम्पोज़र कहलाते हैं, दीज आर कॉल्ड डिकम्पोज़र, जो क्या करते हैं, जो मरे हुए ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उसको ये ब्रेक डाउन करते हैं। किस में ब्रेक डाउन करते हैं, सिंपल इनऑर्गेनिक फॉर्म्स में, ठीक है। ये ऑर्गेनिक मैटर को किस में डिकम्पोज करके बना देते हैं, सिंपल ऑर्गेनिक फॉर्म में। एब्जॉर्ब सम ऑफ द डिकम्पोजिशन प्रोडक्ट्स एंड रिलीज इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स दैट आर रीयूज्ड बाय द प्रोडक्ट्स। मान लीजिए कोई बड़ा सा एलिफेंट है, उसको तो कोई खाएगा नहीं, खाएगा भी तो लायन सब मिलके खाएगा, लेकिन बाकी का जो उसका शरीर बच जाएगा तो बैक्टीरिया, फंजी आएगा, उसको डिकम्पोज कर देगा। तो उसके शरीर से जितने भी ऑर्गेनिक मैटर थे उसको इनऑर्गेनिक फॉर्म में बना दिया, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ऐसे। वो प्रोडक्ट क्या होगा, मिट्टी में मिल जाएगा। फिर मिट्टी में एक प्लांट उगेगा, फिर से प्रोसेस शुरू होगा, फिर से नया प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएगा। तो ये लाइफ साइकिल चलता रहता है, ठीक है।
तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने इकोसिस्टम स्ट्रक्चर के बारे में देखा, जिसमें एबायोटिक और बायोटिक को मैंने डिफ्रेंशिएट किया है। आज मैंने सिर्फ एबायोटिक बायोटिक को डिफ्रेंशिएट करके ऑटोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉप्स, फैगोट्रॉप्स, माइक्रो कंज्यूमर और माइक्रो कंज्यूमर सेप्रोट्रॉप्स के बारे में डिटेल में जाना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इकोसिस्टम फंक्शन के बारे में जानेंगे। इसमें ये जाना कि इसमें ये सब कंपोनेंट होते हैं, ये सब चार्ट होते हैं, ये होता है इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जानेंगे इकोसिस्टम का फंक्शन, कि ये स्ट्रक्चर फंक्शन कैसे करता है, और वो बहुत ही बड़ा टॉपिक होने वाला है। हो सकता है इकोसिस्टम फंक्शन हम लोग 2-3 लेक्चर में पढ़ें, क्योंकि उसमें हम लोग एनर्जी फ्लो के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो मैं आप लोग से निवेदन करता हूँ कि जो लेक्चर आपको अच्छा लग रहा है आप उस पर अच्छे से कमेंट करें, जिससे मुझे मोटिवेट मिलेगा, और आप मुझे कमेंट में बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा। ठीक है, मैं आपके साथ बना रहूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट दिसंबर के एग्ज़ाम से पहले ख़त्म कर सकूँ। और मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि हर यूनिट से 8 से 10 क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो मैंने ऑलरेडी 1 यूनिट कंप्लीट कर दिया है। मैं अभी यूनिट 8 और 3 को कंटिन्यू रखूँगा, और यूनिट 10 भी लगभग कंप्लीट है। तो आप हमारे साथ बने रहें, तो मुझे आशा है कि दिसंबर के एग्ज़ाम में आप 40 से 50 क्वेश्चंस आप ज़रूर बना पाएंगे। और आप सेल्फ स्टडी भी करें, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी मैं नोट्स आपके बीच में प्रोवाइड कराता रहूँगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इकोसिस्टम के फंक्शन को देखेंगे। सो आप हमारे साथ अरस्तु विज्ञान के प्लेटफॉर्म पे बने रहें। थैंक यू।